हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम बहुत ही अच्छा आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। और ये हर 10 दिन में आप प्रत्येक सप्ताह ऐसा हम लाया करेंगे आपके लिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं, ऑर्डर हैं, वो आप देख सकें। तो सबसे पहले हम जो है क्या देख रहे हैं, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में जो भी जजमेंट, जो भी ऑर्डर आए हैं, उसको हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो पूरी देखना आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो उसको लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो खास ऑर्डर और जजमेंट है, उन पे एक नजर मारते हैं। और हम इसको ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। आपको अगर वीडियो में पसंद आएगी या फिर आपको अगर डीप में जाना है तो इसका स्क्रीनशॉट मार लें और फिर आराम से पढ़ लें। सबसे पहले हम देखेंगे एक केस है सकरन बनाम तमिलनाडु राज्य का। और इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें सिर्फ आरोपी और अन्य के फरार होने और लंबे समय तक मिलने से दोषी साबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोपी और अन्य अगर कोई व्यक्ति है वो फरार हो जाए और लंबे समय के बाद मिल जाए तो उससे दोष साबित नहीं हो जाता। तो ये 12 मंगलवार यानी कि 12 को ये क्या हुआ, धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत जो है मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है के द्वारा दोषी ठहराए गए थे एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे है, उसके खिलाफ जो है आरोप स्थगित करने में असमर्थ रहा है। अदालत ने कहा है कि यह बरी किए जाने का हकदार है, क्योंकि मामले में न्याय की यही मांग है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि अपीलकर्ता 3 साल से अधिक समय से फरार था और कड़ी तलाश के बाद उसे केरल में पकड़ा गया, जो उसके अपराध का संकेत था। हालांकि न्यायालय ने कहा मात्र फरारी से किसी व्यक्ति का अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि सिर्फ कोई व्यक्ति फरार हो जाए और वो तुम पकड़ लो उसको, तो इससे सिर्फ जो है सिर्फ इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या है, दोषी है। उसके बाद हम देखते हैं सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निर्देशालय की एक याचिका है PMLA, यानी कि सेकंड हम केस पढ़ रहे हैं। एक्ट अदालतें केवल इसलिए जमानत देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि आरोपित महिला है। धारा 45 का मामला प्रावधान है, अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बेगल के तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उसकी जमानत याचिका कौन थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश की क्या थी, उप सचिव थी। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका किसने खारिज कर दी, किसने, छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए याचिका क्या कहा है कि आजकल समाज में शिक्षित और अच्छी स्थिति वाली महिला खुद को व्यवसायिक उद्योगों में संलग्न करती है और जाने अनजाने में खुद को अवैध गतिविधियों में संलग्न करती है। इसमें कहा गया कि धन शोधन निवारक अधिनियम यानी कि PMLA एक्ट की 2002 की धारा 45 के तहत प्रावधान को अनिवार्य या अनिवार्य माना जा सकता है। अदालत ने प्रावधान के तहत विवेक का प्रयोग करते समय और आरोपी के एक महिला होने के कारण जमानत देते समय संलिप्त की सीमा और साक्ष्य की प्रकृति जैसे कारकों पर विचार करने के महत्व पर भी जोर दिया। तो इस केस में कहा गया कि जो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA एक्ट 2002 जो है, इसकी जो धारा 45 है, ये एक प्रावधान है जो अनिवार्य, धारा का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। ये अदालत केवल इसलिए जमानत देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि आरोपी क्या है, महिला है। उसके नेक्स्ट हम तीसरा देखेंगे कि PC मोदी बनाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं अन्य, और ये 2011 में चल रही थी, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें कहा गया कि भले ही 4 दीवारी के भीतर कक्षा ना चलाते हो, फिर भी शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही वो 4 दीवारी के अंदर कक्षा ना चलाते हो, फिर भी वो अगर शारीरिक जो है प्रशिक्षण देते हैं तो वो क्या है,
शिक्षक है। हाल ही में मामले कुछ अच्छे से जान लेते हैं। मामले में क्या, ये 13 दिसंबर को आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, केवल इसलिए किसी शारीरिक प्रशिक्षक यानी कि पीटीआई में से कॉलेज की 4 दीवारी के भीतर की कक्षाएं संचालित करने की उम्मीद नहीं की जाती है, इससे वह शिक्षक के रूप में व्यवहार करने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है। कोर्ट ने कहा केवल इसलिए कि अपीलकर्ता एक पीटीआई यानी कि खेल अधिकारी, एक पीटीआई होते हैं हर कोई कॉलेज में, हर स्कूल कॉलेजों में, तो जो वो होते हैं, केवल इसलिए कि जो अपीलकर्ता जिसने अपील की है एक पीटीआई या खेल अधिकारी से कॉलेज की 4 दीवारी के भीतर कक्षाएं संचालित करने की उम्मीद नहीं की गई थी, जैसा कि एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के मामले में होता है। इससे यह सभी समव्यवहार उद्देश्य के लिए एक शिक्षक के रूप में बर्ताव के लिए अयोग्य नहीं हो जाते। अधिकांश खेलों के लिए खुले स्थानों, मैदानों या कोर्ट आदि में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 4th हम केस देखेंगे, सकरन बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें कहा गया कि संतोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण न दिए जाने पर एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो सकती है। संतोषजनक ढंग से अगर स्पष्टीकरण न दिया जाए और एफआईआर दर्ज करने में देरी हो तो अभियोजन पक्ष के लिए क्या हो जाती है, वो घातक हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईपीसी की धारा 304 के तहत मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और मद्रास हाईकोर्ट ने उसको दोषी ठहराया था 304 में। और ये क्या कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उसके खिलाफ आरोप स्थापित करने में असमर्थ है। अदालत ने कहा कि वह बरी किए जाने का हकदार है क्योंकि मामले का न्याय यही मांग करता है। और पीठ ने कहा कि दोष सिद्धि आंशिक सबूत पर आधारित हो सकती है अगर वह विश्वसनीय है। हालांकि इस मामले में अभियोजन पक्ष का संस्करण पूरी तरह से अविश्वसनीय था। उसके बाद में आता है 5th हम देखते हैं मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 और भारत स्टाम्प एक्ट 1899, क्यूरेटिव पेट सी नंबर 2013 के तहत मध्यस्थ समझौते के बीच, ये मध्यस्थ सुलह समझौते और स्टाम्प एक्ट से संबंधित है। इसमें केस नहीं है, कोई एक आदेश है। किसी समझौते पर मोहर न लगाना ठीक किए जा सकने वाला दोष, यानी कि किसी समझौते, कोई समझौता हुआ और उस पर मोहर न लगाई जाए, ठीक किए जा सकने वाला दोष, यानी कि इसको ठीक किया जा सकने वाला ये जो दोष है, यह दस्तावेज को अस्वीकार्य बनाता है, अमान्य नहीं। यानी कि जो दस्तावेज है, अगर कोई समझौता हो गया और उस पर मोहर नहीं लगाई, उसको ठीक किया जा सकता है क्या? यह दस्तावेज को क्या कर रहा है? अस्वीकार करता है, अमान्य नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना मोहर लगे या अपर्याप्त मोहर लगे समझौते में मध्यस्थता धारा लागू होने योग्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना मोहर लगे या अपर्याप्त, अगर मोहर पूरी तरीके से नहीं लगती है, समझौता हुआ है, तो मध्यस्थता क्या होगी? धाराएं लागू होने योग्य है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने एक मिनर्स एंड ग्लोबल मार्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स ईडो यूनियन क्ले लिमिटेड का एक केस था। इसमें इस साल अप्रैल में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया और 3-2 के बहुमत से माना कि बिना मोहर लगे हुआ अगर मध्यस्थ का समझौता है, लागू करने योग्य नहीं होता है। यानी कि मध्यस्थ में अगर कोई समझौता होता है और उस पर मोहर नहीं लगाई जाती है तो वह अयोग्य, समझौता लागू करने योग्य नहीं है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI चंचूड़, DVI चंचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वी.आर. गवई और सूर्यकांत, जस्टिस जे.बी. और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि स्टाम्प की अपर्याप्तता समझौते को शून्य या अपरिवर्तनीय नहीं बनाती, लेकिन इसे लागू करने योग्य नहीं बनाती है, साक्ष्य में अस्वीकार्य है। यानी कि इसमें सीधा कहा गया, अगर कोई मध्यस्थ के अनुसार समझौता होता है तो उसमें क्या होनी चाहिए, जो मोहर है वो लगनी चाहिए। ये एक अस्वीकार्य दस्तावेज को अस्वीकार तो बनाता है, लेकिन इससे दस्तावेज अमान्य नहीं हो जाता। उसके बाद छठा केस है गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन अधिनियम। मोटर व्हीकल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने NALA को संशोधन, MV एक्ट और नियमों के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण NALSA की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण को संशोधन, मोटर वाहन अधिनियम, MV एक्ट और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के क्रियान्वयन के लिए सुझावों के साथ योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जस्टिस ने क्या कहा है, इनकी पीठ ने कहा है, जो संशोधित MV एक्ट और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के क्रियान्वयन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। दिसंबर 2022 में न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के संबंध में कई निर्देश पारित किए थे। इसके बाद कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। उसके बाद में आते हैं हम 7th केस है, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए VI चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुरेश, जस्टिस VR पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले 4 दिनों तक मामले की सुनवाई की और इसमें कहा कि भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को 1 जनवरी 1966 के बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है। असम के कुछ स्वदेशी समूहों से तर्क देती है कि इस प्रावधान को चुनौती दी है कि बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों को अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है। उसके बाद आता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 370, बहुत चल रहा था। 370 में क्या क्या मामला हुआ, यानी कि 370 जब हटा दिया गया तो उसकी याचिका डली थी कि उसको जो है क्या किया जाए, कि वो गलत तरीके से किया गया है वगैरह वगैरह। तो वो जो याचिका थी उसको जो है, जो 370 को हटाने के बाद याचिका वापस लाने के लिए डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको वापस नहीं लाया जा सकता, इसको संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। घुमावदार तरीके से सभी क्वेश्चन थे, उसमें क्या क्या थे, उसमें क्या कहा, घुमावदार तरीके से संविधान का संशोधन स्वीकार्य नहीं है, अनुच्छेद 368 प्रक्रिया का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बात बोली। उन्होंने बोला कि धारा 370 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्यकारी अधिसूचना द्वारा संविधान के मूल प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है, संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए, यानी संसद में निर्धारित बहुमत के समर्थन में एक संशोधन विधेयक पारित करना होगा। ऐसा मानते हुए संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को एक हिस्से को इस हद तक अमान्य कर दिया कि 367 एक खंड जोड़ा जिसमें निर्देश दिया गया कि जम्मू कश्मीर को संविधान सभा के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में समझा जाना चाहिए। इसलिए दूसरा था, संसद किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जब 370 हटने के बाद उसको वापस लाने के लिए जब रेट डली, तो दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो संसद है वह किसी भी राज्य में से केंद्र शासित राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, तो उसने बना दिया। यानी कि इसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य से
केंद्र शासित बनाने की संसद की शक्ति की भी पुष्टि की। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की इस हद तक बरकरार रखा कि इसमें पुनरावर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण किया। उसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है, कहा है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, क्योंकि रिट डलने के कारण ही इसमें चुनाव नहीं हो रहे थे। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करना सही है। जम्मू कश्मीर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति रद्द कर दी, यानी कि जो उसको विशेष राज्य का दर्जा था उसको रद्द कर दिया 370 को 2019 में। तो उसने कहा कि जो उसने रद्द किया है वह सही है। 370 अस्थायी प्रावधान था, यानी कि ये जोड़ा ही ऐसे गया था, उस टाइम 370 अस्थायी प्रावधान था। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने पर फैसले को वैध करार दे दिया। आज के लिए इतना ही है। ये 8 केस थे एक सप्ताह में जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और आप ऐसे ही प्रत्येक सप्ताह 10 दिन में ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है केस है वो देखते रहिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।